हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम राही में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर निरंतरता बनाए रखे होंगे। ध्यान रहे कि पढ़ाई में निरंतरता बहुत ही आवश्यक है। अगर आप निरंतरता नहीं रख रहे हैं तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्याय कर रहे हैं। आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है और इसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ध्यान रहे कि हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसकी छोटे छोटे पॉइंट्स को सिर्फ ले रहे हैं। हम इसमें एडवांस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एडवांस में जाएंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। आप अभी ओवरव्यू लेते चलिए। एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं, जितनी उसने दी हुई हैं, सिर्फ उनको पढ़ते चलिए। इसके बाद एडवांस में आपके लिए वो सारे मटेरियल उपलब्ध होंगे जिनकी आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें और किस सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार को किया जाएगा। चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। एक बच्चा है, वो लोहार की दुकान पर गया हुआ है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। इन सब चीज़ों को आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कभी ना कभी। और चूंकि वो बच्चा है तो उसको इन सब चीज़ों में मज़ा आएगा ही। उसको ही क्या, बड़ों को ही मज़ा आ ही जाता है जब ऐसी कोई चीज़ें कहीं मिलती हैं। इसी दुकान के ऊपर या इसी लोहे के ऊपर इस चैप्टर को लिखा गया है। चलते हैं इस चैप्टर में आगे की ओर। लोहे के औजार और खेती। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लोहे के औजार बने और खेती शुरू हुई। दोनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है और क्या परिवर्तन हुए। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। ध्यान रहे कि जब लोहे नहीं थे, लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी, तो उस समय जो औजार होते थे, हथियार होते थे, वो पत्थरों के हुआ करते थे। लेकिन जब लोहे का जानकारी हुआ, लोहे का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने लोहे का प्रयोग शुरू किया। इससे आपने पीछे देखा था कि कृषि में एक तरह से क्रांति आई थी। जिस भूमि को अभी तक वो नहीं जोत पा रहे थे, उसके भी अब जोत पा रहे थे और फसलों को अच्छी तरीके से उगा पा रहे थे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब नहीं थे लोहे की जानकारी, लोहे के औजार नहीं थे, तो उसमें कृषि में दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही उसकी जानकारी हुई, लोहे के हल बने, लोहे के और सामान बने, तो कृषि में बहुत सारी क्रांतियाँ आईं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। पहला है सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई।
इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाएगी। कहने का अर्थ है कि कृषि में जो लोहे के औजार उपयोग होने शुरू हुए, इससे तो भूमि की जुताई आसान हुई, लेकिन अगर उसमें सिंचाई ही ना हो तो क्या फायदा रह जाएगा। जब सिंचाई की ज़रूरत महसूस हुई, कृषि बड़े स्तर पर शुरू हुआ, तो उसके और भी तमाम रास्ते खोजे गए, जिसके लिए नहरें बनी, कुएं खोदे गए, तालाब बनाए गए और भी तरह के जलाशय बनाए गए जहाँ पे पानी को एकत्रित किया जा सके। गांव में कौन रहते थे? यहाँ पे आपको बता रहा है कि गांव में कौन लोग रहते थे या अभी भी कौन लोग रहते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। आपको याद हो कि जब हम पाषाण युग पढ़ रहे थे, पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी लोगों के रहने के स्थान में अंतर मिला था। दुर्ग था, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, निचला क्षेत्र था, वहाँ पे छोटे लोग रहते थे, किसान रहते थे। ऐसे ही यहाँ भी है कि गांव में भी कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। गांव में ऐसा नहीं था कि जो सारे बड़े लोग थे या धनी लोग थे वो शहर में ही रहते थे, गांव में भी रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहूर मजदूर दास, कैडेसियार और आदिम कहलाते थे। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना यह रखना है कि बेल्लार कौन थे। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बेल्लार जो बड़े भूस्वामी थे वो बेल्लार कहे जाते थे। जो साधारण हलवाहे थे, हलवाहे का मतलब खेती करने वाले, हल चलाने वाले, उनको उड़वार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर थे, दास थे, वो कैडेसियार और अदमई कहलाते थे। ये आपको याद रखना है और ध्यान रहे कि जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो बुक्स में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। कैडेसियार और अदमई ये सब नहीं मिलती हैं, इसलिए आपको अभी से इसको नोट कर लेना है और याद रखना है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अब आपसे जब भी पूछा जाए कि ग्राम भोजक कौन होता था, तो आपको याद रखना है कि जो गांव का प्रधान होता था वो ग्राम भोजक होता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। आनुवांशिक मतलब एक ही वंश के लोग बार बार उसमें पिता हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, ऐसे करके वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूल का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अभी आपने देखा पीछे ग्राम भोजक कौन था, तो ग्राम भोजक जो था वो गांव का प्रधान होता था। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर पूछा जाता है कि ग्राम भोजक को क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाती थी राजा के द्वारा, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये कर भी वसूल कर लेते थे अपने क्षेत्र से, और ये कभी कभी अपने क्षेत्र में न्यायाधीश का भी काम करते थे और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अर्थात इन्हें राजा द्वारा बहुत सारे काम करने के लिए दिए जाते थे। आगे, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। अब एक टर्म फिर यहाँ पे आ रहा है, गृहपति। आपको फिर से इसको नोट डाउन करना चाहिए और नोट करके रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। गृहपति कौन होते थे? जो स्वतंत्र कृषक होते थे। स्वतंत्र कृषक का अर्थ हुआ जिनके पास अपनी भूमि होती थी। जैसे आपने देखा ग्राम भोजक जो थे उनके पास जो भूमि होती तो उस पर दास खेती करते थे। तो दास जो खेती करते तो स्वतंत्र कृषक नहीं कहे जाएंगे। लेकिन जिनके पास अपनी खेती होती थी, अगर कोई
ग्राम भोजक को ही ले लीजिए, अगर वो स्वयं अपना कृषि कर रहा है तो वो स्वतंत्र कृषक है। ऐसे ही जिन किसानों के पास अपनी स्वयं की कृषि थी उन्हें ही स्वतंत्र कृषक कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, अर्थात जो गृहपति होते थे इसमें छोटे किसान ज़्यादातर होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अब दास कर्मकार जो हैं ये स्वतंत्र कृषक नहीं है, दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं। जिन लोगों के पास अपनी कृषि नहीं है वो दूसरों की कृषि पे जाकर कृषि भूमि पे खेती कर रहे हैं, वो स्वतंत्र कृषक नहीं कहे जाएंगे। आज ही की तरह उस समय भी था कि जो छोटे लोग थे जिनके पास छोटी कृषि हुआ करती थी वो अपनी खेती खुद ही करते थे, क्योंकि अगर उसमें भी वो मजदूरों से कृषि करवाएंगे तो उसमें लागत ज़्यादा आएगी और बचत कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिनके पास ज़्यादा खेती है वो खुद कर नहीं सकते तो लोगों से करवाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, यहाँ पे एक छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराई गई है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। आगे जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो संगम काल और संगम साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये बेसिकली इस समय जो रचनाएं रची गई थीं वो 2300 साल पहले रची गई थीं। यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों का मिलन होता था या कह लीजिए सम्मेलन होता था। इस सम्मेलन में लोग जो भी विद्वान आते थे वो पहले से अपनी अलग अलग रचनाएं करके रखते थे और यहाँ पे आते थे तो सभी के सामने उन्हें उन रचनाओं को रखना होता था। जो भी रचनाएं कम सही होती थी उन रचनाओं को आगे पब्लिकेशन के लिए भेज दिया जाता था। अर्थ यह कि उसमें पब्लिकेशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन जनमानस के बीच में उन रचनाओं को भेजा जाता था, जिस भी माध्यम से पत्थरों पे लिख करके, ताड़पत्रों पे या शिलाओं पे लिख करके, ऐसे सब सिस्टम से वहाँ पे भेजा जाता था। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अर्थात अभी ऊपर जो हमने पढ़ा गांव में कौन लोग रहते थे, तो वहाँ पे जैसे आपने देखा था बेल्लाल थे, उड़वार थे, कड़ेसियार और आदिमई थे, ग्राम भोजक थे। इन सभी नामों का जो वर्णन है वो संगम साहित्यों में मिलता है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इन नामों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है ये संगम साहित्य में पाए गए हैं। नगर, क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। आगे एक कहानी है, उस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। एक जातक की कहानी है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह उस बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए।
आप देख सकते हैं कि वो गरीब तो है, लेकिन उसके पास जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा है। वो पहले शुरुआत करता है जो अपने एक चूहे से, और उससे थोड़ी सी कमाई करता है। फिर बगीचे में जाता है, चूँकि माली अकेला है, उसको समय ज़्यादा लगेगा, वो परेशान है, तो वो उससे उस काम को करने की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से वो बच्चों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे अपने काम को करवा लेता है। आप जान रहे होंगे कि बच्चों को अगर आप थोड़ा सा भी सामान का लालच दे दो तो आपके सारे काम करवा देते हैं। यही उसने भी किया। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीदी। अब देखिए उसने कितने अच्छे तरीके से बिजनेस किया। शुरुआत कहाँ से किया था, आज वो कहाँ पे पहुंचा। एक तरह से कह लीजिए तो अपने बुद्धि के बल पे आज वो एक बड़ा व्यापारी बन गया है। ऐसी ही चीज़ें आपकी पढ़ाई में भी लागू होती हैं। आपको शुरुआत बहुत ही छोटे से करना होता है और उसको स्टेप टू स्टेप करते जाना होता है। अगर आप एक साथ सब कुछ चाहेंगे, एक साथ सब पढ़ लेना चाहेंगे, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और आप ऊब जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको ऊबन कभी नहीं होगी और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। मैंने जो एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ाने का डिसीजन लिया, उसका यही अर्थ था कि अगर हम एक साथ एडवांस पे चले जाते हैं तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है, एडवांस की क्लास की हुई है, उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा। लेकिन जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की हुई है उनके लिए दिक्कत होगी। आगे इस चैप्टर में और पढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। आज का समय भी यही है। जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, कलात्मक वस्तुएं होती हैं, वो उन स्थानों पर लगाई जाती हैं या अपने घरों में लगाई जाती हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। इन मूर्तियों को या इन सजावटी सामानों को बनाने का जो जिम्मेदारी होता है वो मूर्तिकारों के पास होता है या कलाकारों के पास होता है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है जो कि दिल्ली में मिला है और यह वलय कूप है, अर्थात गोल गोल खोदा गया कुआं है। इसको आप देखें और ये विचार करें कि हड़प्पा में जो मिले थे उसमें और यहाँ पे क्या भिन्नता है। नीचे बगल में आपको एक मूर्तिकला का चित्र दिखाया गया है। आप इसको देखिए, आप इनकी बारीकियों को देखिए, इन्हों कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये सांची की मूर्तिकला है। सांची का जो स्तूप है उसमें इस मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सांची है वो कहाँ पे है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है। ये ज़्यादातर आपको मैच करने के लिए दिया जाता है। 3-4 आपको दे दिए जाएंगे, साथ में स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको उसमें मैच करना होता है।
तो आपको याद रखना है कि जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते हैं। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। परकोटे मतलब बाउंड्री से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों में के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। आप देखिएगा, पीछे अगर आपने मनन किया है तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, पाषाण काल में जो औजार थे या जो बर्तन बनाए गए थे या कृषि के लिए जो सामान बनाए गए थे, उसमें से बहुत से सामान जो लकड़ियों से बनाए गए थे वो आज नहीं मिलते हैं या बहुत ही दिनहीन अवस्था में मिलते हैं, जिनको सिर्फ वहीं पे ही देख लिया जाता है क्योंकि उनको वहां से उठा पाना संभव नहीं होता। ऐसे यहाँ पे भी है जो वलयकूप मिले हैं, ये चूंकि लकड़ी कच्ची ईंटों के बने रहे होंगे वो तो अभी भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी से बने थे वो ढह गए होंगे, लकड़ी से बने होंगे उनके किनारे सड़ गए होंगे तो नहीं मिल पाते, लेकिन जो ईंटों से बने थे वो मिलते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में भरूच को ढूंढो और उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। यहाँ पे हम आपको पहले मानचित्र 7 में भरूच को दिखाते हैं। ये आप देखिए, भरूच का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे है। इसको आप देखेंगे तो ये वर्तमान समय में गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पे भरूच स्थित है। आपको ये लोकेशन याद रखनी चाहिए और लोकेट करके रखना चाहिए कि भरूच कहाँ पे है। इसको आपको पॉइंट डाउन करना चाहिए। यहाँ पे आपको भरूच के बारे में एक छोटी सी कहानी दी गई है। ध्यान रहे कि जो भरूच है वो उसी का एक नाम बेरी गाजा है। ये जो है यूनानी नाम है और जो भारत में नाम प्रचलित है वो भरूच है। देखते हैं इसकी कहानी को। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुछ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब देखिए, जो भी कार्य कुशलता के साथ किया जाता है वो आसानी से हो जाता है, और जिनमें आपको कुशलता नहीं, अगर आप उस काम को करेंगे तो कोई न कोई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। वैसे यहाँ भी था, जो भरूच बंदरगाह था, सकरी खाड़ी यहाँ पे जो थी, वहाँ पे हर कोई जहाज नहीं ला सकता था, लेकिन जो वहाँ पे प्रशिक्षित थे, वहाँ के प्रशिक्षित मछुआरे थे, वो बड़े आसानी से लाते थे। यहाँ से आयात निर्यात होता था। आपने अभी देखा किन किन सामानों का। राजा के लिए ये व्यापारी जो यहाँ आते थे और वहाँ उपहार लेके आते थे। कहने का अर्थ है, यहाँ पे जो आपके जानकारी की चीज़ है वो ये है कि जो भरूच है वो एक बंदरगाह है। ये गुजरात के पास स्थित है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है और ये कई बार पूछा भी गया है कि बंदरगाह का नाम दे करके
और ये पूछा जाता है कि ये किस स्टेट में और भारत के पश्चिम या पूर्वी तट पर है, इसलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। वही जो भी चतुर एक गरीब जो था उसकी चतुराई जो थी उसी की बातें कर रहा है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन आहत सिक्कों को आप लोग देखिए। आहत का अर्थ होता है पंच, अर्थात आपने देखा होगा जो आज के समय में भी जो रुपए आपको सिक्कों के रुपए दिखते हैं उसमें जो आकृतियां बनी होती हैं वो उभरी होती हैं। तो आज तो आधुनिक मशीनें हैं तो उनको बड़ी आसानी से उकेर लिया जाता है, लेकिन उस समय इतनी आधुनिक मशीनें नहीं थीं। तो उस समय इस पे जो कलाकारियाँ की जाती थीं वो भी किसी दबाव से ही की जाती रही होंगी। तो आप इसको एक तरह से पंच कर कह सकते हैं कि एक साँचा बना करके और इन सिक्कों को गर्म करके जिससे आसानी से पिघल सकें और इनको इस रूप में दिया जाता था। इसी कारण इन्हें आहत कहा जाता था, मतलब इस पे एक चोट के द्वारा ये निशान बनाए जाते थे। एक यहाँ पे छोटी सी कसरत, दिमाग की कसरत के लाइन को दिया गया है। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस कविता में यही है कि जो एक किसी तटवर्ती इलाके का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है जहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पे व्यापारी आए हैं। सफ़ेद धान का मतलब जो है वो नमक से है। नमक को अपनी गाड़ियों पे लाद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परिवार को भी साथ में लिए हुए हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो परिवार भी साथ जरूरी है। और वो अब आगे व्यापार के लिए जा रहे हैं तो जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो सन्नाटा वहाँ पे आ जाता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो लोग किस किस चीज़ का विनिमय करते थे। तो आपने पीछे देखा था कि सूती कपड़ा, रेशम, हाथी दांत, शीशा, टिन, तांबा, मूंगा और तमाम चीज़ों का लोग विनिमय करते थे। व्यापारी थे, इन सब चीज़ों से का विनिमय करते थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। जैसा कि इस लाइन से यह स्पष्ट है कि जो नगर हैं वो अनेक गतिविधियों के केंद्र हैं। आप इनको वर्तमान संदर्भ में भी देखेंगे तो जो नगर हैं वहीं पे ही उद्योग लगते हैं, वहीं पे ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या का स्थिरीकरण होता है। ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे जाके बसती है। वहाँ पे जो संसाधन होते हैं वो अच्छे से और बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो बहुत सारी गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। इसको आप
देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो मथुरा था वो एक महत्वपूर्ण नगर क्यों था। मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे जो यातायात था वो बहुत ही सुगम था। यहाँ पे आसानी से आया जा सकता था और जाया जा सकता था। रास्ते जो थे वो यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाते थे, जैसे अलग अलग दिशाओं के लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होंगे वो जगह नगर के रूप में तब्दील हो जाएगा और वो बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों का एक केंद्र बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कभी आगे, लेकिन अभी यहाँ पे मिली है तो आपको याद रखना चाहिए। छोटी सी ही जानकारी है लेकिन काम की जानकारी है कि कुषाणों की दूसरी जो राजधानी थी वो क्या थी, तो आपको याद रखना है कि मथुरा थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, भगवान कृष्ण के लीलाओं के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे तमाम सारे मंदिर हैं। यहाँ बौद्ध और जैन धर्म को भी शरण मिला हुआ था। यहाँ ये लोग भी आसानी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनसे संबंधित तमाम गुफाएं और विहार भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। प्रस्तर खंड मतलब जो हैं वो पत्थर के खंड, यानी कहने का अर्थ है पत्थर के खंड। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। आपको याद हो कि जो अभिलेख लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया था वो अशोक ने शुरू किया था और वो पत्थरों पर ही लिखवाता था। जो संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। अब आप अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि हड़प्पा में नहीं था तो आपको इसको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या था जो हड़प्पा में नहीं था। तो ये आपको एक बार हड़प्पा को पढ़ने के लिए, अगर आपको याद नहीं है तो हड़प्पा को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। और आप जब हड़प्पा को इस एक क्वेश्चन के लिए पढ़ने जाएंगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। याद रहे कि एनसीईआरटी के सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अगर इन चीज़ को फॉलो किया जाए तो आपका बड़े आसानी से रिवीजन भी हो जाता है और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि आपको उसे रटना पड़े। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा अस्त्रों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उनमें उत्तरी काले चमकीले पात्र, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग का अर्थ है आप राजस्थान के ऊपर राजस्थान, गुजरात और उधर के ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनको लीजिए, फिर पाकिस्तान के एरिया में जाइए, उधर अफगानिस्तान तक आप जाइए। ध्यान रहे कि एक अन्य शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। आपको इसे याद रखना चाहिए कि वाराणसी और मदुरई प्राचीन काल में किस काम के लिए प्रसिद्ध थे, किस उत्पादन के प्रसिद्ध थे। तो ये कपड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे और महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। आपके लिए यहाँ पे जो एक खास टर्म आया है फिर ये है, श्रेणी किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों का जो संघ होता था उन्हें ही श्रेणी कहा जाता था।
शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। आपने यहाँ पे श्रेणी के बारे में पढ़ा। आपके लिए जो खास है वो ये है कि आपको श्रेणी याद रखना चाहिए कि श्रेणी किसे कहा जाता था। जो संघ थे, व्यापारियों के संघ थे, उन्हें ही श्रेणी कहा जाता था। अब यहाँ पे आपको सूत काटने, कपड़ा बुनने में इसका काम होता था, काम किया जाता था, काम लगता था। सूत काटने और उनसे बुनने के नियम बताया गया है, थोड़ा सा वर्णन है उसका, ये कैसे होता था। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। आपको याद होगा अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों से सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। आज भी आप देखेंगे कि कहीं भी किसी फैक्ट्री में जो होता है वो मैनेजर होता है और तमाम देखरेख करने वाले होते हैं। यही पहले भी होता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के आधार पर पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना कच्चा माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के का अर्थात सुबह सुबह, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं? अब आप देखिए, क्या महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी रही होगी उस समय कि वो भी अधिकारी नियुक्त हो सकती थीं? और साथ ही साथ जो काम करते थे उन्हें क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, इसके बारे में आपको जानना है, सोचना है। लेकिन जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च स्तर की थी, उच्च लेवल की थी। आज के समय की जो सामाजिक बुराइयां थी वो उस समय भी थी, इसलिए इन चीज़ों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। मानचित्र 7 में अरिकामेडु ढूंढो। अरिकामेडु जो पांडिचेरी में स्थित है, पांडिचेरी का एक बंदरगाह है, उसकी एक जगह है। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। अब अगर आपसे पूछा जाता है और यह पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि अरिकामेडु क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि यह एक बंदरगाह है जो कि पांडिचेरी में स्थित है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो पत्तन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहाँ पे तमाम गोदाम बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान दूर दूर से आते हैं, तो सारे सामान एक साथ आगे वितरित नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे सामानों को उतार दिया जाता है। नहीं तो अगर बारिश होती है या और कोई प्राकृतिक तरह से मौसम खराब होता है तो सामान को नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा एक तरह का पात्र है। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं।
इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। गीली चिकनी मिट्टी से दबाकर बनाने का मतलब आप कह सकते हैं कि पंच के द्वारा बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। अब यहाँ पे अगर आप सोच पा रहे हों तो इससे एक अर्थ ये लगता है कि जो व्यापार था वो दूर दूर तक होता था। साथ ही साथ जैसा कि आज की सरकारें जोर देती हैं अपने अपने देश में सामान को बनाने के लिए, वैसे ही उस समय भी था कि लोग हो सकता है वहाँ जा करके आते हों, सीख करके आते हों, फिर यहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू करते हों, या ये भी हो सकता है वहीं के लोग यहाँ पे आकर के खुद बना के तब यहाँ पे बेचते हों, जिससे इनका कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन जो चीज़ें आज हैं वो चीज़ें तब भी हुआ करती थी कि लोग व्यापार के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक अन्य पैराग्राफ दिया गया है। रोम के बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 84 में रोम को ढूंढो। आगे मैं आपको अभी रोम को दिखा देता हूँ मैप में। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्फीथिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थीं। रंगमंडल का मतलब जहाँ पे नाटक होता था, कलाकार अपना प्रदर्शन करते थे, प्रस्तुति देते थे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। मतलब एक समय पे स्त्री नहाती थी, एक समय पे पुरुष नहाते थे, दोनों के अलग अलग समय निश्चित किया हुआ था। एक व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? अब कैसे बचे रहे इसका जो एक मतलब हो सकता है कि पत्थरों से बने थे, ईंटों से बने थे, या इनमें आगे संगमरमर का प्रयोग किया गया, तो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए ये बचे रह गए। चैप्टर के अंत में एक कल्पना करो दिया गया है। तुम बेरीगाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो। तुमको क्या क्या देखने को मिला? आपको सोचना है कि पत्तन में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं। आप उस समय को नहीं सोच सकते तो आज के समय को सोच करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या क्या मिले रहे होंगे। इस चैप्टर का जो कुछ उपयोगी शब्द थे वो लोहा था, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रेणी थे, जिनके बारे में आपको बताया गया है पीछे। आगे आपको कुछ तिथियां दी गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग से में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की जो शुरुआत हुई वो करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडू का जो पत्तन था वो 2200 से 1900 साल पहले था। ये तिथियां आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो आपको मैच करने के लिए दे सकता है या सीधे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। मैंने आपको हमेशा कहा था कि आपको क्वेश्चंस को याद रखना चाहिए, क्वेश्चन को फिर करना चाहिए। आप
जैसा भी लिखें, गलत सही लिखें, बस आपको लिखना चाहिए। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखते लिखते आपके पास खुद ही इतनी प्रैक्टिस आ जाएगी कि चीज़ें आपकी जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट होकर के निकलने शुरू हो जाएंगी। इससे आपको लिखने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके मेंस में जा कर के आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। साथ ही साथ जो रिकॉल के स्तर पे, याद आने के स्तर पे एक से समस्या होती है वो आपकी खत्म होगी और आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाएंगे और ये प्री में भी आपके बहुत काम आएंगे। आपको इन क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको देखना चाहिए और इनमें आप जितना भी लिख सकते हैं 200-250 वर्ड से ज़्यादा नहीं तक आपको लिखना चाहिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। आओ चर्चा करें, आओ चर्चा करें वाले क्वेश्चन को अगर आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस करिए। अगर आप नहीं किसी के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं तो आप अपने आप में ही डिस्कस करिए और उसके बारे में आप सोचिए। जो करके देखना है ये आप अगर चाहें तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख सकते हैं, अन्य सोच के देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये क्या कैसे रहे होंगे एक योजनाबद्ध तरीके से। आप देखेंगे कि जब आप योजना बनाएंगे, बनाना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आप इनको जरूर करिए। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी छोटे छोटे टर्म हैं उनको याद करते चल रहे हैं, जिससे हम जब एडवांस में जाएं तो चीज़ें हमारे लिए एकदम से नई ना हों। और आपको भी एनसीईआरटी को इसी तरह से ही पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके डीप में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी डीप में जाएंगे तो ना तो आप डीप को जान पाएंगे और ना इसको जान पाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक है नहीं। और डीप इतना डीप होता है कि लगता है कि कहाँ से सारी चीज़ें आ गई। जानकारियाँ बहुत सी हैं लेकिन उनको रोक के रखना पड़ता है कि सिर्फ जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी तक ही सीमित रहें। धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों का में और विस्तार होगा। जैसे जैसे आपका कक्षाएं ऊपर होती जाएंगी, 6, 7, 8 में पहुँचते जाएंगे, इनमें भी चीज़ें बहुत सारी ऐड होती जाएंगी। एक समय आएगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को उन लोगों तक कम से कम शेयर करिए जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बुक्स को नहीं ले सकते हैं। कम से कम उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें हेल्प हो सके एनसीईआरटी पढ़ने में। इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पे को रोकते हैं। जय हिंद।